ओके, तो कल हमने बेसिकली क्या किया था, हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, एंड वी स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कैसे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ, एंड देन हाउ अर्थ के कंपोनेंट्स वेरियस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, राइट। कल हमने ये पढ़ा। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक स्फीयर्स उठाएंगे। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट लिथोस्फीयर। तो अंडर लिथोस्फीयर वी स्टडीड अबाउट, हमने बस आइडिया लिया था, कल हमने क्या आइडिया लिया था सॉरी, कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंशिएशन, caused by gravity force, we find the layering of internal layer structure inside the earth, right? So basically now we'll study about this layered structure. Okay, so basically now first topic of, so basically our topic would be studying of surface of the earth. Okay, surface of the earth हम study करेंगे. This is basically come under the topic of geomorphology. हम geomorphology term use करते हैं. Okay, clear? Okay. So under this first topic would be interior of the earth. Let me interior of the earth पढ़ेंगे, then we'll study about surface of the earth. Okay, so interior of the earth. One second. क्या हो रहा है? Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बेसिकली देखो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, पर हमें इसको बेसिकली हमें हमेशा हर सब्जेक्ट को हमें एज अ वो नहीं पढ़ना जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि अच्छा हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए. हमें थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है यहाँ पे, जैसे साइंस एंड टेक बोलता था मैं, हमें इसको देखना कि इस अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं तो इसको आईएएस एज एन आईएएस ऑफिसर कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमें उस परस्पेक्टिव से देखना है इसे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता होता है, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी दिस, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो आई नो आपने अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, तो वही मैं पॉइंट्स बता देता हूँ. तो बेसिकली व्हाई वी आर स्टडीइंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब देखो, ओके, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है. तो बेसिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस जो हमें अर्थ पे दिखते हैं. दीज आर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक. बस मान लो कि होती है फोर्सेस अभी. ओके, दीज आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस जो हमें अर्थ पे दिखती है. एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है विच, दीज आर फोर्सेस which emanates or emerge from inside the earth, and these are forces which are seen external, basically outside the surface or surface. So basically suppose this is the earth, so inside interior of the earth hai, so there are forces which are operating inside the earth. Okay, so these are endogenetic, and some forces are operating from outside the earth, and these are called exogenetic forces. Okay, so basically interior of the earth will help us to understand about these endogenetic forces. Because what happens, suppose this is interior of the earth. Now forces are operating, so now this is the earth's surface, so these forces would be operating on the earth's surface also. So because of this operation of these forces, some landforms are created. Okay, some landscapes, some landforms are created. जैसे जो हम अभी देखते हैं, अभी हम एक्सटर्नली हम क्या देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं. देन वी फाइंड वैलीज, लाइक ये माउंटेन्स बोलते हैं, माउंटेन हिल्स. एंड जो वी शेप, ये जो क्रेस्ट बन रहा है माउंटेन्स के बीच में, सो इट ट्रफ, इनको हम बोलते हैं वैलीज. ओके, तो हमें ऐसे कुछ शेप्स दिख रहे हैं. देन आपको थोड़ा आइडिया अगर आपने पढ़ा होगा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेटू. प्लेटू ऐसे कुछ होता है, टेबल शेप, ऊपर से फ्लैट होता है एंड यहाँ साइड से स्टीप हिल्ड होता है, राइट, अगर आपको याद हो. तो बेसिकली ये सब, इन सब के थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेने के लिए,
तो बेसिकली ये सब बन कैसे रही है, तो ये बेसिकली बन कैसे रही है, यहाँ पे माउंटेन कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट कर रही थी, एंडोजेनेटिक फोर्स। सो अब देखो हमारी गवर्नेंस में कैसे हेल्प हुई, हमें माउंटेन्स में हम क्या रहते हैं, यहाँ पे हम माउंटेन्स पे हम रहते हैं, हमारे घर हाउसेस वगैरह, देन इवन डैम्स वगैरह बिल्ड करते हैं, देन वी गो फॉर टूरिज्म पर्पस, सो आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन माउंटेन्स। so because of these forces there can be movement along the mountains. सपोज ये माउंटेन्स है, कुछ फोर्सेस हो रही है, तो ऑब्वियसली ये माउंटेन शेक करेंगे, तो आपने अर्थक्वेक का नाम सुना होगा, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड फिनोमेना, तो जो भी हिल्स पे घर वगैरह होते हैं, दे हैपन, दे गेट डैमेज्ड बेसिकली। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड हाउ माउंटेन्स आर ऑपरेटिंग, माउंटेन स्टैटिक है या डायनेमिक है, मूव कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा आइडिया लेना चाहिए कि इंटीरियर की एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में कैसे पता चलेगा, यू विल स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आई होप ये थोड़ा बेसिक क्लियर, बेसिक है थोड़ा सा, बस मान लो कि कुछ होता है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ, एंडोजेनेटिक फोर्स भी। ओके, तो फर्स्ट व्हाई डू वी हैव टू स्टडी ऑफ दिस, टू गेट एन फेयर आइडिया अबाउट एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो फोर्सेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जनरेट हो रही है। ओके, इतना आइडिया, इतना क्लियर। ओके, देन सेकंड रीजन इज, सेकंड, then second reason is why do we need to study interior of the earth, this to get an idea of origin of the earth। हमें सिर्फ अभी क्या पता है, अभी we just have a fair idea about 1 second। ओके, हाँ जी, तो कहाँ थे, हाँ, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट रीजन इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में आइडिया लेने के लिए। सेकंड इज, अब हमने कल पढ़ा था कि नेबुला क्लाउड से हमारा अर्थ बना है, बट स्टिल वी डोंट हैव एन फेयर आइडिया अबाउट कि अर्थ के सेंटर के कोर पे क्या है, और फिर लेयरिंग ऑफ मटेरियल कैसे है। सो टू गेट एन फेयर आइडिया अबाउट कैसे लेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और साथ साथ अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हमें तभी मिलेगी जब हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता आएगा, व्हाट इज इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो दिस कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, ओरिजिन ऑफ द अर्थ और साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अभी जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, आइडिया, वो हमें सिर्फ जनरल पता है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। हमें सिर्फ इतना पता है, पर वी डोंट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता हमें। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के, तो थ्रू स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। ओके, देन और क्या एडवांटेजेस है, देन वी हैव अदर एडवांटेजेस। तो फर्स्ट हमने देखा अबाउट एंडोजेनेटिक फोर्सेस, सेकंड it can help us in the study of origin of the earth, plus it gives a fair idea of internal structure of the earth, then third it will help us in understanding of mineral exploration। अब हमें पता है अर्थ का जो सरफेस है वो क्या सारा रॉकी है। ओके, तो जो रॉक्स है, उन रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स लाइक आयरन, सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये सब मिनरल्स कहाँ यूज होते हैं, इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज में। जो आप फोन वगैरह यूज कर रहे हो, आपके हाथ में पेन है, या वट एवर टेबल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो सब किन से बने, थ्रू मिनरल्स, राइट। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन, अगर हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आइडिया है, तो हमें आइडिया होगा
कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिल रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो हम फिर थ्रू माइनिंग प्रोसेस, थ्रू माइनिंग हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मिनरल, राइट, with the help of mining process. So this is another advantage. Okay, then more advantages could be like अब हमें एक्चुअल ओरिजिन नहीं पता, पर अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, पर वी डोंट हैव फेयर आइडिया कि हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग फाउंड। हमें बस पता है अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर आपको अगर आइडिया हो, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं, ऐसी अर्थ का भी मैग्नेटिक, अर्थ भी हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है विद नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड, और ऑन जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, सिमिलरली अर्थ से भी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है। ओके, क्लियर? सो तो पर हमें पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है। हमें इन केस ऑफ मैग्नेट तो हमें आइडिया होता है, पर इन केस ऑफ अर्थ हमें आइडिया नहीं है कि अर्थ के सेंटर पे कुछ मैग्नेट रखा है या क्या है, कैसे। बस हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? आई होप ये क्लियर है आपको पॉइंट्स। कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? कोई पॉइंट रिपीट करना प्लीज, वो भी बता दो। ओके, देन सिमिलरली एंडोजेनेटिक फोर्सेस का ही पार्ट होता है। कुछ एक्टिविटीज होती है जो इनसाइड द अर्थ हो रही है, जैसे वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो इनके बारे में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इफ यू हैव फेयर आइडिया अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे अभी हमें पता नहीं होता कि वॉल्केनिक इरप्शन कब होने वाला है, एकदम से ही होता है वॉल्केनिक इरप्शन, और जब इरप्शन होता है तो इट कॉजेस लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइव्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, ऑल्सो क्रॉप गेट्स डैमेज्ड। सिमिलरली अर्थक्वेक होता है, जैसे अगर आपको आइडिया, भुज अर्थक्वेक था 2001 में, देन अभी रिसेंटली नेपाल अर्थक्वेक था 2015 में या 14 में था आई गेस। तो मतलब हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो जब तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते सिटीजन्स को। तो एज एन आईएएस ऑफिसर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ज्योग्राफी का आइडिया और प्रिडिक्ट कर सको। तो जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे अर्थक्वेक आएगा, तो आप ऑलरेडी इवैक्यूएशन प्लान रेडी करके रखोगे, राइट। तो अगर हमें अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करना है तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें पता कैसे चलता है? सो व्हाट आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटीरियर ऑफ द अर्थ? So basically there are two types of sources. One are direct sources and other is indirect sources. Okay, so direct sources are basically हम क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, राइट, ड्रिलिंग कर रहे हैं और यहाँ के रॉक के पीसेस कलेक्ट कर रहे हैं कि इस साइड पे जो रॉक था उसको कलेक्ट कर लिया, रॉक 1, इस साइड पे जो रॉक था उसको कलेक्ट कर लिया, रॉक 2, फिर ये रॉक था रॉक 3। तो हमें पता चला डिफरेंट लेवल पे जो रॉक्स थे वो सैंपल्स कलेक्ट कर लिए एंड उन सैंपल्स को फिर हम एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसे इन्फर कर रहे हैं कि इन्फर इन्फर कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। सो फर्स्ट वे इज टू, हम माइनिंग या ड्रिलिंग के थ्रू रॉक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, पर इसमें भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि हम अभी तक मैक्सिमम जो माइनिंग कर पाए हैं वो हम मैक्सिमम कर पाए 3 to 4 किलोमीटर की डीप ओनली, उससे डीप हम जा ही नहीं पाए। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम सरफेस ऑफ द अर्थ से इंटीरियर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ऑल्सो प्रेशर इंक्रीजेस। सो व्हाट हैपन्स, अगर माइनिंग में क्या रहे, वी ह्यूमंस जा रहे हैं, तो ह्यूमंस जो 3 to 4 किलोमीटर डीप जा रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ओके, एंड सिमिलरली फिर देन माइनिंग के केस में तो हम ह्यूमंस जा रहे हैं, ड्रिलिंग हो गया मशीन्स, हम मशीन्स के थ्रू ड्रिल कर रहे हैं,
वो भी हम मशीन्स के थ्रू ड्रिल कर पाए मैक्सिमम 12 किलोमीटर। जो 3 to 4 किलोमीटर डीप हम कर पाए, ये हम कर पाए साउथ अफ्रीका में। और जो मैक्सिमम डीप ड्रिलिंग कर पाए वो 12 किलोमीटर, ये है कोला पेनिनसुला है रशिया में, वहाँ पे। ये डायग्राम में बता देता हूँ कहाँ पे है। ओके, सो ये रशिया है, ये अफ्रीका। तो अफ्रीका का यहाँ पे जो एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे एक माइन में हम मैक्सिमम 3 to 4 किलोमीटर डीप जा पाए। पर इसी रशिया, तो रशिया में यहाँ पे क्या है, कोला पेनिनसुला। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे ड्रिल कर पाए अप टू द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। ओके, क्लियर। ओके, तो एटलस अपनी, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में इसे मार्क करते रहना, बिकॉज ये दोनों प्लेसेस एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एनसीईआरटी में मेंशन मतलब यूपीएससी पूछ सकती है। ओके, सो ये हो गया। देन वी हैव मतलब डायरेक्ट सोर्सेस। देन सेकंड डायरेक्ट सोर्सेस इज वोल्केनिक एक्टिविटी। अब देखो, जो वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ये सपोज अर्थ का इंटीरियर है। ओके, तो वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं ओपनिंग, वोल्केनिक इरप्शन इज बेसिकली ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे क्रैक है, एंड वहां से क्या आ रहा है नीचे से, सम रॉक्स या लावा और सम डस्ट और गैसेस, ये सब बाहर आते हैं। तो दिस इज व्हाट वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो सम रॉक्स आर आल्सो कमिंग आउट और इवन सम लावा इज कमिंग आउट। तो जब ये लावा बाहर आता है तो ये कूल डाउन होएगा टेम्परेचर, क्योंकि पहले ये वार्म बहुत हॉट टेम्परेचर में थे, तो इसलिए वो रॉक मेल्ट होकर लावा की फॉर्म में आ रहा है। पर जब आउटर सरफेस पे आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर कम होएगा तो कूल डाउन होएगा। तो कूल डाउन होकर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो सॉलिडिफाई होकर ये रॉक्स बनाएगा। तो जो ये रॉक्स है, फिर हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर आवर टू सोर्सेस, डायरेक्ट सोर्सेस। इतना क्लियर? ओके, तो इसको स्टडी कर सकते हैं फिर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। देन वी हैव इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेस एक वोल्केनिक एक्टिविटी ही है, इनडायरेक्ट में भी आता है। वोल्केनिक एक्टिविटी से हमें आइडिया लगता है कि कि लावा पहले यहाँ पे मेल्टेड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, एंड जब सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो हमें इससे आइडिया लगता है कि डीप डाउन द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तभी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो वन ऑफ आवर सोर्सेस इज वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी डायरेक्ट सोर्स भी है। डायरेक्ट सोर्स कैसे है? जब ये रॉक्स लेके आता है सरफेस पे। इनडायरेक्ट कैसे है वोल्केनिक एक्टिविटी? कि इनडायरेक्टली टेल्स अस अबाउट कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एज वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, देन वी हैव सेकंड इनडायरेक्ट सोर्स इज मीटेओराइट। अब हमें पता है जितने सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, वो सारे कैसे बने? सेम प्रोसेस से। क्लाउड ऑफ गैसेस था, which we call it as nebula, and then due to density differentiation gravity force की वजह से they all started forming. तो sometimes what happens, meteorites का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अर्थ के विद इन द अर्थ को, यहाँ पे अगर एस्ट्रॉइड अगर घूम रहा है, तो एस्ट्रॉइड व्हेन इट एंटर्स, एस्ट्रॉइड या फिर मीटियोर व्हेन इट एंटर्स अर्थ सरफेस, पहले एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन फेस करता है, उसको मीटियोराइट बोलते हैं। एंड इफ मीटियोराइड अगर अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। डिफरेंस के टी और डी का, राइट। तो ये मीटियोराइट भी क्या है? बेसिकली वही सेम सेम प्रोसेस से बने जैसे हमारा प्लैनेट बने। तो जो मीटियोराइट हमारे सरफेस पे आए, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा उस मीटियोराइट भी सेम, उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, पत्थर रहेगा। तो जैसे उसका कंपोजिशन है, तो बोल सकते हैं कि वही सिमिलर काइंड ऑफ कंपोजिशन हमें अर्थ पे मिल सकता है। तो इससे हम इनडायरेक्टली वी कैन गेट एन फेयर आइडिया अबाउट अर्थ इंटीरियर।
क्लियर? देन थर्ड इज, देखो हम देखो अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, अंदर जा सकते तभी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, बट अब हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है, बेसिकली इट इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, 32 किलोमीटर है शायद, या मीटर है, हाँ 32 मीटर है आई गेस, ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगा किलोमीटर या मीटर, बेसिकली जैसे हम किलोमीटर है, हाँ। तो जैसे हम अर्थ के इंटीरियर सरफेस से आफ्टर एवरी 32 किलोमीटर, सपोज अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कितना टेम्परेचर, सपोज 20 डिग्री है, तो जब हम विल गो 32 किलोमीटर ऑफ डेप्थ, तो इट विल इंक्रीज बाय 1 डिग्री, 21 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर एवरी 32 किलोमीटर टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है अर्थ का रेडियस कितना है, 6370 किलोमीटर, तो एवरेज 6400 है। देखो यूपीएससी के केस में तो हम 6400 लिख सकते हैं, पर जो स्टेट एग्जाम्स आएंगे वो डायरेक्ट फिगर पूछते हैं 6370, तो ये जरूर याद रखना, एनसीईआरटी में 6370 मेंशन है, तो लगा लो 6370 किलोमीटर, मतलब कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा एज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके ओके, देन वी हैव अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस हमारे क्या है, ओके किलोमीटर ही है फिर, ओके, then we have next is one of the indirect sources of volcanic activity, second is meteorite, third we have is magnetic anomaly, बेसिकली मैग्नेटिक एनोमलीज व्हाट इज थिंग, अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज हम मैग्नेट लेके घूम रहे हैं, ओके हमें पता है मैग्नेट है, या फिर आप आयरन पीस ले लो, हमें पता है आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट, तो अगर हम आयरन पीस की तरफ अगर पूरे अर्थ के सरफेस पे घूम रहे हैं, राइट, तो हमें क्या मिलता है कि कुछ एरियाज पे बहुत स्ट्रांगली जो आयरन पीस है वो अर्थ के इंटीरियर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे बिल्कुल कम फोर्स से, कुछ जगह पे बहुत स्ट्रांग से, ओके, सो बेसिकली ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, जो मैग्नेटिक रॉक्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस यहाँ पे मैग्नेटिक रॉक्स ज़्यादा होंगे, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लग रही है उस आयरन पीस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कम लग रही है, इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ पे कम कम अमाउंट के मैग्नेटिक रॉक्स होंगे, तो हमें इससे भी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एनोमली यू कैन आइडेंटिफाई अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैग्नेटिक रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ओके, सो दिस इज अनदर indirect way of determining interior of the earth, okay, similarly we have next one is gravity anomaly, gravity anomaly, so what it says, so gravity anomaly says basically अगर आपको आइडिया हो अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की शेप हम बोलते हैं जियोइड शेप, अर्थ पूरा सर्कल नहीं है, अर्थ बेसिकली कैसे है, जो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, सर्कल क्या होता है पूरा कर्व्ड होता है, पूरा कर्व्ड होएगा, पर अर्थ क्या है थोड़ा सा फ्लैट है, तो पूरा कर्व नहीं आ रहा, ओके, ऐसे ही नीचे कर्व पूरा ऐसे होना चाहिए, पर अर्थ थोड़ा सा ऐसे है, ओके, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं जियोइड शेप, सो बेसिकली व्हाट, तो अब एक सर्कल के केस में क्या होता है सेंटर से लेके हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है, पर इन केस ऑफ अर्थ क्या है, अगर ये पोल्स हैं, हम अगर आपको आइडिया हो अर्थ में हम कैसे करते हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है अर्थ की उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और जो ये अगर उस पर भी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाए 90 डिग्री पे, तो ये दो पॉइंट्स हम बोलते हैं पोल्स, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ओके, सो क्योंकि अर्थ का क्या है बेसिकली शेप जियोइड शेप है, तो व्हाट वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर ऑफ द अर्थ और नॉर्थ पोल ये कम डिस्टेंस है, लेस, और ये पूरा वही रेडियस है। ओके, एक्चुअली सर्कल में करना चाहिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर तीनों सेम डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। पर जियोइड शेप की वजह से क्या ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, सो व्हाट वी फाइंड, अब हमें ग्रेविटी पता है, ग्रेविटी की वैल्यू कैसे होती है, ग्रेविटी वैल्यू है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस पे क्या कहते हैं, वेरी करता है। तो ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटी फोर्स कम होगी। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी फोर्स कम होती है, कंपैरेटिवली लेस, एंड नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है, अगर इक्वेटर के डिस्टेंस से मेजर करें तो नॉर्थ पोल पे डिस्टेंस ग्रेविटी फोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज द ग्रेविटी एनोमली वी फाइंड। क्लियर? क्या कह रहे, सन का डिस्टेंस, सन से डिस्टेंस ज्यादा है, सन का, हमें सन से कुछ लेना देना नहीं है अभी इसमें। देखो ग्रेविटी एनोमली क्या होता है, हमें पता है ग्रेविटी क्या होती है, जो कोई प्लैनेट है उसके सेंटर पे कुछ मास अट्रैक्ट करता है, कोई भी मास वाले ऑब्जेक्ट, राइट। तो ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट से लेके ये ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो एक m1 तो वही हो गया, अर्थ का मास आ गया, और एक हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट कर रहा है, m2। तो सपोज ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 6 है, सेंटर ऑफ द अर्थ से ये 10 है, राइट। तो हमें m2 की वैल्यू सपोज सबकी सेम है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू वेरी क्या करेगा, आर क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट के केस में सपोज 1 2 3, तो 1 के केस में आर की वैल्यू क्या 5, 2 के केस में आर की वैल्यू 6, 3 के केस में आर की वैल्यू 10। तो अब बताओ ग्रेविटी की वैल्यू किस केस में सबसे ज़्यादा आएगी, जितनी आर की वैल्यू कम होगी उतनी ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, राइट। तो 1 के केस में ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लग रही है, 3 के केस में सबसे कम लग रही है। तो सिमिलरली अगर हम देखें, अर्थ अर्थ के जियोइड शेप है, तो जो इक्वेटर पे जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द अर्थ से, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। सपोज एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर नॉर्मल सर्कल होता तो सपोज आर है, तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस आर होता, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस आर होता, पर अर्थ के जियोइड शेप है, तो जियोइड शेप की वजह से ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा आर से ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा आर से कम है। तो बिकॉज ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होगी, और ये डिस्टेंस आर की, ये जो भी वैल्यू है ज़्यादा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी वैल्यू कम होगी। बेसिकली ये ग्रेविटी एनोमली है। ओके, क्लियर? तो इससे भी हमें आइडिया लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। देन लास्ट वन इज साइस्मिक वेव्स। बेसिकली साइस्मिक वेव्स की हम टर्म यूज करते हैं अर्थक्वेक के लिए। यस, एग्जैक्टली, मोर ग्रेविटी एट पोल्स देन कंपेयर टू दैट ऑफ इक्वेटर। यस, दिस इज द रीजन, मैंने आपको बताया भी था, यही एक रीजन है कि हमारा जो वो लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा, और जो भी नेक्स्ट में आ रहे हैं टूटू कुडी में, तो ये कहाँ पे है बेसिकली, अगर आप देखो इंडिया की लोकेशन, अगर आप देखो मैंने आपको बताया भी था, ये इक्वेटर है, इंडिया यहाँ पे है, राइट। तो हम यहाँ पे देखो इक्वेटर के पास है, तो हम ऐसे लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है। हम यहाँ पे भी तो लॉन्च कर सकते थे, इंडिया के मतलब चंडीगढ़ में लॉन्चिंग पैड, पर यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है। पर इन केस ऑफ, क्योंकि इक्वेटर के पास है ये, जितना हम इक्वेटर के पास जा सकते हैं इक्वेटर के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ग्रेविटी वैल्यू कम होगी। तो ग्रेविटी वैल्यू कम होगी तो हमें जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उस पर हमें कम फोर्स, कम वो देनी पड़ेगी फोर्स, कम फोर्स मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी मतलब लेस फ्यूल यूज। तो ऐसे कॉस्ट सेविंग होती है, राइट। तो ऐसे देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्लियर?
हर चीज में यूज हुआ है। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हर चीज में यूज होएगा ना। बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद हो, ये अर्थ है, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, राइट। इस ऑर्बिट में पहुंचाना, इस ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो पहले तो देखो इस ऑर्बिट पे कुछ ग्रेविटी फोर्स लग रही है G1, इस नीचे वाली ऑर्बिट पे ग्रेविटी फोर्स G2 लग रही है। तो G1 फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, G2 कम है, राइट। ग्रेविटी फोर्स, तो मैंने आपको कहा था कुछ भी अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है तो ग्रेविटी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट लेके जाना है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज कैसे होती है, व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर सैटेलाइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगी, तभी वो एस्केप कर पाता है, तभी वो नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करता रहता है। ओके, क्लियर। ओके, सो नाउ वी हैव लास्ट इनडायरेक्ट सोर्स हमारा क्या, साइस्मिक एक्टिविटी। तो साइस्मिक एक्टिविटी कैसे हेल्प, साइस्मिक बेसिकली होता है अर्थक्वेक। साइस्मिक मींस अर्थक्वेक। ज्योग्राफी में हम अर्थक्वेक को साइस्मिक बोलते हैं, लेमन टर्म्स में हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, साइस्मिक मैंने टर्म तब भी यूज की थी जब मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बताए थे। तो हमने क्लासिफाई किए थे अर्थ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उसको फिर हमने साइस्मिक जोन्स किया था हमने। जब हम इंडिया पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा साइस्मिक जोन्स। ओके, अभी बस लगा लो साइस्मिक टर्म यूज होती है अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली साइस्मिक वेव्स, जब अर्थक्वेक एक्चुअली अकर होता है तो कुछ वेव्स जनरेट होती है अर्थक्वेक की, सम वेव्स आर जनरेटेड, जिनको seismic wave बोलते हैं, earthquake waves. Okay, so these waves basically travel through interior of the earth, और जब वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं इन वेव्स में, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा होएगा। ओके, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ साइस्मिक वेव्स। बेसिकली आप, आई होप ये क्लियर हो गया, 5 वेज ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेस: वोल्केनिक एक्टिविटी, meteorites, magnetic anomaly, gravity anomaly, and last is seismic waves. Clear? Okay. किसी को कोई डाउट, किसी भी एक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स? यूपीएससी पूछेगा नहीं, पर यूपीएससी प्री में पूछ सकता है, मेंस में तो नहीं। ओके, सो नाउ, ओके, आई होप ये क्लियर है फिर आप सबको। तो साइस्मिक वेव्स, तो साइस्मिक बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव्स, then we say surface waves, and then we talk about minor waves. ओके, बॉडी वेव्स को हम डिवाइड करते हैं P wave and S wave. P means primary, S means secondary. Then surface wave को हम बेसिकली surface wave ही लिखते हैं हम, इसको हम डिनोट करते हैं L से, राइट। देन माइनर वेव्स हम ऐसे डिनोट करते हैं PG SG P स्टार S स्टार। बस ये वैसे नाम पता होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं और कुछ नहीं इसके बारे में। ओके, इसलिए हमें ये 3 वेव्स पढ़नी है, P वेव, S वेव, L वेव। सरफेस वेव को हम L वेव भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली P वेव्स बेसिकली क्या होता है, अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है, अर्थक्वेक देखो सिंपल डेफिनेशन में इट जस्ट मींस शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब हमें पता है ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स है। ओके, तो सम रॉक्स आर अरेंज्ड लाइक दिस। ओके, तो समटाइम्स व्हाट कैन हैपन,
ये एक रॉक और ये एक रॉक, ये दोनों में एनर्जी आ गई एंड ये दोनों रॉक अलोंग दिस प्लेन मूव कर रहे हैं, ये नीचे मूव कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, या फिर ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके ऊपर वाले रॉक्स है ये भी मूव करेंगे, तो इनके ऊपर वाले रॉक्स भी मूव करेंगे, तो अल्टीमेटली जो सरफेस है वो भी मूव करेगा। तो ऐसे बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ टेक प्लेस। ओके, बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कोई दो रॉक्स मूव करे, उसकी वजह से जो भी उसके ओवरलाइंग रॉक्स होंगे, जो ऊपर रॉक्स हैं वो भी मूव करेंगे, तो उसकी उसकी वजह से एज इफेक्ट क्या होएगा, ये सरफेस भी मूव करेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अर्थक्वेक इज, सिंपल लैंग्वेज में। तो जब ये रॉक्स मूव करते हैं राइट अलोंग दिस प्लेन, so what happens, there is release of waves, energies are released. Okay, so suppose अर्थक्वेक अकर हुआ इस पॉइंट पे, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक अकर हुआ, तो रिलीज ऑफ एनर्जी की तो हर डायरेक्शन में एक एनर्जी के वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। ओके, तो ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो वेव ट्रैवल कर रही है उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। ओके, और जब ये सरफेस पे पहुंचेगी वेव, इस पॉइंट पे सरफेस पे पहुंचेगी, तो जब ये सरफेस पे पहुंचेगी तो इट विल इंटरेक्ट विद द सरफेस एंड इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अनदर काइंड ऑफ वेव। जब सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी तो अनदर काइंड ऑफ वेव सरफेस पे जनरेट होगी, जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ओके, और इसमें एक और चीज आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अर्थक्वेक हम करेंगे डिटेल में, अभी बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इस पॉइंट पे जिस पे अर्थक्वेक अकर हुआ इसको हम बोलते हैं फोकस, और उसी से पैरेलल अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और जहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ को मीट करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, जैसे आपने न्यूज में सुना होगा एपी सेंटर क्या था, एपी सेंटर वॉज बेसिकली दिल्ली था, जैसे दिल्ली में भी अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, अफगानिस्तान हिमालयस में आता ही रहता है। तो एपी सेंटर का मतलब होता है, सपोज दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली के नीचे एक फोकस पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ था। ओके, तो बेसिकली तो आई होप ये क्लियर, बॉडी वेव्स और एस वेव्स, बॉडी वेव के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, एस वेव्स सॉरी सरफेस वेव्स, ये क्या कहते हैं सरफेस पे। सो नाउ व्हाट वी हैव, now what we have basically p waves। ओके, सो p waves बेसिकली क्या होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, सपोज ये एक रोप है, ओके, बेसिकली कोई भी एक लाइन है, तो एनर्जी एनर्जी किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, तो बेसिकली सपोज ये रॉक्स थे, तो रॉक्स में क्या थे, रॉक्स में अब यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में आ रही है, इस रॉक में, फिर इस रॉक में, फिर इस रॉक में, फिर इस रॉक में, तो एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन। और सिमिलरली जो रॉक्स है, बिकॉज रॉक्स में भी जब जब ये एनर्जी इस पॉइंट से इस रॉक में आई, तो इस रॉक में एनर्जी आई, तो दिस रॉक विल गेट दिस, ये भी रॉक कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, तो रॉक भी अगर जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, तो ये भी इस डायरेक्शन पहले मूव करेगा फिर वापस आएगा, कंप्रेस और स्क्वीज आएगा। ओके, तो मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स इज आल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ओके, पर समटाइम्स व्हाट मे हैपन, अगर ये रॉक्स है, एनर्जी इस डायरेक्शन में है, और रॉक्स क्या कर रहे हैं, रॉक्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, एनर्जी इस डायरेक्शन में है, पर मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स के ट्रांसवर्स है, 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे आपने अगर देखा हो वाटर रिपल्स, तो क्या होता है, अगर आप पानी में आप पत्थर फेंको, ओके,
तो आपको पानी में क्या दिखेगा? आपको ऐसे रिपल्स दिखेंगे, ऐसे दिखते हैं, ऐसे रिपल्स दिखते हैं आपको। जो ये लाइंस वाली एरिया है वो क्या है? ये क्रेस्ट है, और जो ये वाला एरिया है ये क्या? ट्रफ है। तो बेसिकली होता क्या है, जो एनर्जी तो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, पर जो वाटर पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ओके, एनर्जी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर वाटर पार्टिकल्स वहीं पे ही रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड बेसिकली वेव्स बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, क्लियर? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। एनी डाउट? ओके ओके, फिर से कराऊं? कहाँ से कराना है? कहाँ से बताऊं? बेसिकली आपको वो तो समझ आएगा ना, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ओके ओके, पी वेव से बॉडी वेव और सरफेस वेव, तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ओके ओके, तो बॉडी वेव्स के दो टाइप्स हैं, पी वेव एंड एस वेव्स। तो पी वेव्स आर बेसिकली, पी वेव्स क्या है? बेसिकली पी वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एनर्जी इस डायरेक्शन में है। सपोज रॉक्स है, रॉक्स प्रेजेंट है। सपोज ऐसे मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इस पर्सन को धक्का दिया, तो ये बंदा इसको धक्का देगा, ये बंदा इसको धक्का देगा, ये बंदा इसको धक्का देगा, ये बंदा इसको धक्का देगा। तो एनर्जी तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, पर साथ साथ ये बंदा क्या करेगा जब धक्का पड़ता है, पहले हल्का सा आगे गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली जब इसे धक्का लगेगा, ये आगे जाएगा, फिर वापस इसी पोजीशन पे, फिर आगे जाएगा, फिर वापस इसी पोजीशन पे। तो बेसिकली सिमिलरली इसको अब ऐसे मान लो रॉक्स। ओके, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, पर रॉक्स की मूवमेंट कैसे हो रही है? इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, और यू कैन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी या वेव। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये रॉक्स की मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो पी वेव्स जो होती है, पी वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि दे आर लॉन्जिट्यूडनल टाइप। तो जब वो रॉक्स की मूवमेंट होती है, रॉक्स की मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो रॉक्स के बेसिकली रॉक्स एक्सपैंड होंगे, रॉक्स एक्सपैंड हो रहे हैं, देन स्क्वीज हो रहे हैं, एक्सपैंड एंड स्क्वीज, यही होता रहता है रॉक्स में। ओके, so this is one thing. Then we have next, similarly what we have next is transverse waves. तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हो रहा है? अब देखो ये जो पार्टिकल्स इस केस में क्या आती है, इस पार्टिकल्स में ऐसे मूव कर रहे थे पार्टिकल्स, पर ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट अगर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी। तो ये जो बंदा था, ये ऊपर या नीचे जंप करेगा, ऐसे मान लो। तो वाटर के केस में क्या होता है, जब वाटर में आप रिपल्स देखते हो, तो वाटर के रिपल्स कैसे होते हैं? बेसिकली आप कुछ पत्थर फेंकोगे वाटर में, तो वाटर में क्या होगा, रिपल्स आपको ऐसे दिखेंगे। जिस पॉइंट पे फेंकोगे, आपको उसके अराउंड क्या है, ये पॉइंटर, उसके अराउंड रिपल्स बनना स्टार्ट होंगे। ओके, तो पानी बेसिकली क्या होता है, इन रिपल्स के अराउंड ऐसे मान लो, क्यों हो रहा है, एक सेकेंड।
ओके, ऐसे मान लो, चलो जैसा इतना भी दिख रहा है स्क्रीन पे, पता नहीं हैंग क्यों हो रहा है। ओके, हाँ, मतलब बेसिकली पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी हो रही है। हाँ, आई होप लॉन्जिट्यूडनल तो आपको समझ आ गया। बेसिकली जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है, एनर्जी जा रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, टू एंड फ्रो। पर इन केस ऑफ ट्रांसवर्स क्या होता है, पर इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स व्हाट वी फाइंड, ट्रांसवर्स वेव्स और यू कैन से एस वेव्स, व्हाट वी फाइंड, सपोज this movement of particle or energy is this direction, but particles move up and down. So like when we throw a rock in pond or something, suppose ये pond है, हमने यहाँ पे पत्थर फेंका, तो we find ripples are being formed. तो ripples basically कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, राइट। जहाँ पे ये सर्कल है वहाँ पे हमें क्रेस्ट मिलेंगे, और जहाँ पे ये कैप वाला एरिया, ये बेसिकली ट्रफ होता है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो वाटर पार्टिकल इस पॉइंट पे था, दैट वाटर पार्टिकल हैज मूव्ड अपवर्ड्स, जो साथ वाला पॉइंट वाटर पार्टिकल था वो नीचे मूव कर गया। तो बेसिकली क्या होता है, जब वाटर पार्टिकल के पास जब एनर्जी होती है तो इट मूव्स अपवर्ड्स, एंड व्हेन इट ओके, बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब एनर्जी उसके पास इट मूव्स अपवर्ड्स, फिर वो क्या करेगा, वो एनर्जी साथ वाले पार्टिकल को देगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला वाटर पार्टिकल ऊपर मूव करेगा और ये वाला वाटर पार्टिकल नीचे मूव जाएगा। सो इट्स लाइक दिस। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही है तो ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, हाँ जी, बेसिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसे उस पार्टिकल के पास एनर्जी है तो इट वुड मूव अपवर्ड, एंड फिर वो क्या करेगा, जब ऊपर चलेगा तो फिर वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसमिट कर देगा। फिर नेक्स्ट पार्टिकल जो उसके नेक्स्ट होएगा, जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो ऊपर मूव करेगा। तो इसलिए हमें ऐसी शेप दिखती है। ओके, तो ट्रांसफर्स में ही होता है। ट्रांसफर्स में बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ और टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यस, ये है। सही कहा आपने। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से परपेंडिकुलर, बेसिकली। यस, ये है बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर? एनी डाउट? आई होप ये क्लियर है। बेसिकली बस थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए हमें इसमें, पर वो नहीं, इसमें वो नहीं होता, क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो, आप रोप पकड़ते हो, रोप क्या है, स्ट्रेट रोप है, ओके, यहाँ से फिक्स है, आप इस रोप से आप वो हिलाओ रोप को, तो आपने क्या एनर्जी जनरेट की, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, पर रोप की मूवमेंट कैसी हो रही है, ऐसी रोप की मूवमेंट होती है, एंड आफ्टर सम टाइम कहते हैं रोप वापस नॉर्मल हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये वाला पार्टिकल है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यस, तो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल इज, वी हैव जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, direction of movement of particle and direction of movement of wave are parallel. In case of transverse, it is perpendicular. Okay, ये है basically concept. Clear? Okay. कहाँ पे गया P wave, S wave? Yes. तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की वजह से जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है वो फास्ट होती है, ट्रांसवर्स वेव्स स्लो होती है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, तो रेजिस्टेंस कम होगी। पर ट्रांसवर्स वेव्स में क्या है, वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो थोड़ी सी वेव वेव की स्पीड थोड़ी कम कर देता है। तो हम relatively what we find, these are the fastest wave and these are the relatively less fast। अगर हम इससे कंपेयर करें पी से, तभी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, इसको सेकेंडरी वेव्स, बिकॉज अर्थक्वेक वेव्स को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम एक
टूल सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहली वेव जो रिसीव होती है पी, और उसके 60 to 90 सेकेंड्स बाद पी वेव डिटेक्ट होती है, तो इसलिए सेकेंडरी वेव बोलते हैं। क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें और क्या प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए? हाँ, बस यही पता होना चाहिए। ये दोनों ओके। देन वी हैव एल वेव, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या होते हैं बेसिकली सरफेस वेव का बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, जब बॉडी वेव सरफेस से इंटरेक्ट करिए तो इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सरफेस वेव्स, एंड दीस सरफेस वेव्स आर मोर डिजास्टरस क्यों? क्योंकि सरफेस पे ही हमारे घर वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह। तो जब सरफेस वेव ट्रैवल कर रही है तो ये सरफेस वेव क्या कर रही है? बिल्डिंग्स को शेक कर रही है, एंड इट इज कॉजिंग लॉस टू प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ह्यूमन लाइव्स। ओके, सो दीज आर, तो बेसिकली सरफेस वेव्स है जो हम ह्यूमंस को इफेक्ट करती है मेनली ज्यादा। ओके, और ये बस माइनर वेव्स है, बस इतना ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं इसमें। ओके, so now we have few properties of these waves, P and S waves. Okay, properties के P and S waves की बेसिकली एक तो स्पीड, जो इन वेव्स की स्पीड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी या कह लो मास। तो जिस मीडियम से पास कर रही है, सपोज ये रॉक 1 है, ये रॉक 2 है, इसकी डेंसिटी T1, इसकी T2, तो T1 इज मोर देन T2, मतलब ये डेंसर है, ये लेस डेंस है। तो जब P वेव इससे पास करेगी रॉक 1 से, तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड 100 होगी। पर जब इस मीडियम से पास करेगी D2 से, तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो इनकी स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इन केस ऑफ बोथ P and S. ओके, देन अबाउट मीडियम, जो P वेव है, इट कैन पास थ्रू ऑल मीडियम, whether it is solid, liquid or gas. It can pass through all medium. But जो S wave है, it can only pass through solid medium. नहीं, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा स्पीड, प्रोपोर्शनल है, मैंने इन्वर्सली नहीं कहा। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा डेंसिटी। एंड मीडियम इज अबाउट, 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो P वेव कैन ट्रांसमिट थ्रू ऑल मीडियम, पर S वेव है सॉलिड मीडियम से ही पास करती है। मतलब सपोज कि सॉलिड है और फिर उसके बाद लिक्विड वाटर अगर आ गया, तो एस वेव यहाँ से पास करेगी और यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, इसमें पास ही नहीं करेगी। ओके, इनवर्स और देखो, कोई भी सपोज ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी, तो प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर मैथ्स में हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू बी। ओके, हम इसको ऐसे लिखते थे, जैसे कि हम पढ़ते थे ना, स्पीड का क्या होता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पता है डी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये भी हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये अगर बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू कम होगी, तो ये होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स, ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड या डेंसिटी, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ वेव्स होगी। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज मीडियम, पी वेव, पी एंड एल वेव जो सरफेस वेव है, दे कैन पास थ्रू ऑल मीडियम, पर जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास करती है। ओके, देन वी हैव
थर्ड प्रॉपर्टी इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली, नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक लाइट हमने फेंकी, इससे टकरा के वापस चली गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोज डेंसिटी चेंज हो रही है, सपोज ये मोर डेंसर मीडियम है, सॉरी लेस, और ये मोर डेंसर मीडियम है। ओके, ऐसे मान लो ये एयर है एंड दिस इज आर टेबल ज़्यादा डेंसर है, सॉलिड है। ओके, सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, रे ऑफ लाइट सीधी जानी चाहिए थी, पर क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी चेंज होगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड बेंड होगी, इट विल बेंड लेफ्ट साइड। ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम टू मोर डेंसर मीडियम, इट बेंड्स लेफ्ट। देन सिमिलरली अगर it is moving from more denser to less denser medium, तो रे ऑफ लाइट की होगी टुवर्ड्स राइट बेंड होगी। अगर आपको याद हो, मैंने साइंस एंड टेक में बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो फाइबर केबल्स आ रही है आजकल, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल होता था क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज करे जा रहे थे। मतलब सपोज अभी बेंड हो रही है, फिर हम और इंक्रीज करेंगे, तो एक पॉइंट क्या आएगा, एक वो पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल जब ये रिफ्लेक्ट करेगी बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो यही सेम प्रॉपर्टी ये पी वेव और एस वेव भी शो करती है, क्योंकि हमें पता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डेंसिटी वेरी कर रही है। तो डेंसिटी वेरी कर रही है, तो अगर इस पॉइंट से रिलीज हो रही है और सपोज कोर ऑफ द अर्थ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो वेव यहाँ से रिलीज हो रही है वो, इसको ऐसे मान लो, ये कोर ऑफ द अर्थ है। ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक वेव जनरेट हुई, और हमें पता है टुवर्ड्स द कोर ऑफ द सेंटर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, यहाँ से जाओ सेंटर की तरफ, फिर यहाँ से सेंटर की तरफ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब अर्थक्वेक वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, तो अर्थक्वेक वेव हर डायरेक्शन में जा रही है, ट्रैवल कर रही है। तो अर्थक्वेक वेव अगर सपोज इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक्चुअल में क्या स्ट्रेट पाथ जाना चाहिए था, पर क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या हमने पढ़ा था, when it moves from less denser to more denser, it bends left, right। तो it will bend left, ऐसे मूव करेगा। फिर जब ऐसे मूव करना चाहिए, it will bend more, फिर ऐसे सीधा जाना चाहिए, पर it will bend more। तो हमें ऐसा पैटर्न दिखता है अर्थक्वेक वेव्स का इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो बेसिकली दे डोंट फॉलो स्ट्रेट पाथ, रादर दे फॉलो कर्व पाथ। ओके, ये समझ आया बेसिकली पी वेव और एस वेव का कॉन्सेप्ट। तो दे दिस, ओके, ये है बेसिकली। तो तीन प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्शन, दे शो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज, देन दे ट्रेवर्स, हाउ दे ट्रेवर्स अलोंग द मीडियम। पी और एल वेव हर मीडियम से पास करते हैं, एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास करती है, और इनकी स्पीड इंक्रीज होती है डेंसिटी के साथ, राइट। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, वेरिएशन इन स्पीड वेरिएशन, देन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एंड लास्टली हम ये कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ेंगे, शैडो जोन। तो ये तीन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी ऑफ पी एंड एस वेव्स आर बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना मेंशन है, इतना ही काफी है आपको। तो स्पीड वेरिएशन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, शैडो जोन। तो बेसिकली शैडो जोन्स क्या होते हैं, जो अर्थ के सरफेस पे हमने साइस्मोग्राफ हमने लगा रखे हैं। ओके, साइस्मोग्राफ क्या है, जो अर्थक्वेक वेव को डिटेक्ट करता है। ओके, तो सपोज ये कोर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे ये फोकस है, तो यहाँ से सपोज पहले हमने पी एस वेव रिलीज की,
तो एस वेव का ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, ये कोर ऑफ द अर्थ, तो एस वेव हमें सिर्फ कहाँ तक मिलते हैं, अप टू 105 डिग्री सेल्सियस, डिग्री ओल्डी सॉरी। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हमें एस वेव मिलती ही नहीं है, बियॉन्ड 5। तो ये क्या शैडो जोन ऑफ एस वेव। सिमिलरली इन केस ऑफ पी वेव हमें कैसा मिलता है, हाँ सुनामी के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि सुनामी से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। नहीं मतलब सॉरी, अर्थक्वेक जब आता है उसके थ्रू सुनामी जनरेट होता है। तो अगर आप अर्थक्वेक जनरेट आइडेंटिफाई करो तो ऑब्वियसली सुनामी भी डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये एस वेव का साइज्मिक जोन, ये रट्टा मारना है। सिमिलरली पी वेव का साइज्मिक जोन क्या है, अभी समझाऊंगा, सॉरी शैडो जोन, नॉट साइज्मिक जोन, शैडो जोन। ये कोर पी वेव का क्या है, ये 105, ये 145, ये 145, ये 105। तो पी वेव का शैडो जोन ये है, ये पी वेव का शैडो जोन, और ये है एस वेव का शैडो जोन, एस वेव का। तो एस वेव का शैडो जोन के 105 टू 105, एंड पी वेव का शैडो जोन के 105 डिग्री टू 145 डिग्री। ओके, तो बेसिकली ये बन कैसे रहा है, बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, आई होप आपको शैडो जोन से आइडिया लग रहा है कि ये देखो, जो कर्विंग है, कर्विंग से हमें आइडिया क्या लग रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। ओके, देन ऑल्सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज ये शैडो जोन वाला, बेसिकली शैडो जोन का क्या कंसेप्ट है, अभी मैं बताऊंगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम एक अर्थ का कोई भी एक सरफेस से लेके कोर तक अगर हम एक स्लाइस कट करते हैं, ओके, तो स्लाइस कट कर दिया तो हमें कैसे मिलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कोर, कोर के ये इनर कोर, ये आउटर कोर, देन वी हैव मैंटल, देन वी हैव क्रस्ट। तो बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्लाइस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। सो व्हाट वी हैव, अगर सपोज यहाँ से अगर कोई भी अर्थक्वेक वेव जनरेट हो रही है तो हमें विद द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक वेव हमने फाइंड किया है ये सॉलिड है, मैंटल भी सॉलिड है, पर जो आउटर कोर है ये क्या है, लिक्विड है, और ये फिर से सॉलिड है। ओके, तो सो नाउ यू सी, अगर देखो ये कोर वाला एरिया है ये वाला, तो हमें पता है कोर के जो सेंटर वाला कोर है वो क्या सॉलिड है, और ये वाला एरिया क्या है, लिक्विड है। तो जब एस वेव कोर के आउटर पेरिफेरी पे जब पहुंचता है, तो फिर जब ये यहाँ पे एंटर करेगा, इस जब एस वेव विल ट्राई टू एंटर दिस लिक्विड एरिया ऑफ कोर, लिक्विड कोर एरिया, आउटर कोर एरिया, तो वहां पे हमें पता है एस वेव की प्रॉपर्टी क्या है, इट डजंट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, वो सिर्फ सॉलिड सॉलिड से ट्रैवल करता है। तो जब तक सॉलिड था तब तक तो हमें डिटेक्ट हो रहा था सिस्मोग्राफ में, पर हमें अगर इस पॉइंट पे पहुंचना तो इट हैज टू पास थ्रू द आउटर कोर ऑफ दिस, आउटर कोर एरिया, लिक्विड कोर एरिया, पर हमें पता है यहाँ पे एस वेव ट्रैवल ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें एस वेव यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती। दिस शोज बेसिकली शैडो जोन, एस वेव के शैडो जोन से हमें आइडिया लगता है कि जो कोर का जो आउटर एरिया है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड एरिया है। क्लियर, इतना आपको आइडिया क्लियर हुआ ये, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? बेसिकली एस वेव के शैडो जोन से हमें आइडिया लग गया कि जो आउटर कोर एरिया है वो क्या है, लिक्विड है, बिकॉज इट डजंट ट्रांसमिट थ्रू इट। बेसिकली दो देखो, इस वेव से दो पॉसिबिलिटी होती है, आउटर कोर सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बिकॉज एस वेव दोनों से नहीं ट्रांसमिट करता।
पर हमें पता कैसे चला एग्जैक्टली लिक्विड है नॉट गैस, वो पी वेव के थ्रू। तो पी वेव वाला डायग्राम अगर हम देखें तो पी वेव वाला डायग्राम कैसे मैंने बनाया, पी वैसे आ रही है, अभी वेव आई, ये वेव हल्की सी इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुई है, राइट डायरेक्शन, मतलब अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो रही थी, ऐसे मान लो ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो रही थी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या था, लेस डेंस से मोर डेंस मूव कर रही थी। पर अब देखो, अब ये इस एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, पर ये राइट डायरेक्शन में मूव कर गई, तो मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, मतलब डेंसिटी कम है, मतलब ये मोर से, कहाँ गया वो रिफ्रैक्शन वाला, जब ये मोर से लेस डेंस आ रहा है तो ये राइट मूव कर रहा है, तो ये मोर से लेस डेंस में, तभी यहाँ पे क्या कहते हैं राइट डायरेक्शन मूव वो कर गया, पर व्हेन इट रीचेस द इनर कोर, फिर से ये टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर गया। ओके, तो इससे हमें आइडिया लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेस डेंस वाला एरिया है, जो जो ये वाला जोन है, ये है लेस डेंस वाला आउटर कोर एरिया। एंड मोरोवर जो स्पीड है, अगर स्पीड थी, सपोज इधर इस पॉइंट पे स्पीड थी 100, तो इस पॉइंट पे स्पीड हमें 99 मिली, तो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आया स्पीड का, तो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आया, मतलब कि अगर ये सॉलिड था तो दिस हैज़ टू बी लिक्विड, बिकॉज हमें पता है लिक्विड है, गैस में से है, पर स्पीड में अगर कम वेरिएशन आई तो मतलब दिस हैज़ टू बी लिक्विड। क्लियर? तो इससे हमें बेसिकली आइडिया लगा कि इट इज़ अ लिक्विड कोर, लिक्विड आउटर कोर एरिया। बस इतना ही आपको पता चाहिए, और कुछ नहीं बस इसमें। क्लियर? बेसिकली बस आपको बस पता होना चाहिए साइस्मिक वेव, एक क्वेश्चन भी आता है, यूजुअली ऑप्शनल में पूछते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, नॉट इन जीएस, चल फिर भी आपको थोड़ा फेयर आइडिया देता हूँ, साइस्मिक वेव से कैसे इनडायरेक्टली उसका आइडिया लगता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली साइस्मिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो डेंसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो देन वी हैव नेचर ऑफ मीडियम, हमें पता है P wave passes through all medium, S wave just solid medium, right? And third property इनकी रिफ्रैक्शन। देन इन तीन से प्लस साथ साथ शैडो जोन के कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो जोन, ये तीन प्रॉपर्टी, these three property and shadow zone, ये चारों प्रॉपर्टीज मिलके they help us in determining the interior of the earth, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमें क्या क्या पता चलता है, एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, density increases, right? Then pressure increases, and also we find out about the internal structure। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, कोर का जो आउटर कोर एरिया है वो है लिक्विड, देन अगेन इनर कोर इज सॉलिड। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए साइस्मिक वेव। तो अब आई होप अब आपको पता है साइस्मिक वेव कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया, पर आपको बस इतना ही पता होना चाहिए बस। क्लियर? ओके, तो अब आपको आइडिया लग गया है पी वेव और एस वेव का कॉन्सेप्ट, एल वेव, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक दो तीन आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। अभी बस आपको अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बता दिया, क्योंकि इसके लिए थोड़ा आपको आइडिया इस टॉपिक से लिंक था। तो अब आपको आइडिया लग गया इंटीरियर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के क्या क्या, माइनिंग, ड्रिलिंग के थ्रू जो रॉक्स आ रहे हैं, एंड सेकेंड इज वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू रॉक्स आ रहे हैं।
एंड इनडायरेक्टली क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चला टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मीटेओराइट्स के थ्रू, देन मैग्नेटिक एनोमली, ग्रेविटी एनोमली एंड साइस्मिक वेव्स। साइस्मिक वेव्स हमने देख लिया। साइस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, नेचर ऑफ मीडियम रिलेटेड, देन स्पीड, देन रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड वो शैडो जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें आइडिया लगा। क्लियर? ओके, यही जो नोट्स है इसमें यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ओके, इनमें यही सब लिखा हुआ है, कोई डाउट होगा पूछ लेना। एंड हाँ, जो मैं कह रहा था, इंटरनली के एंडोजेनेटिक फोर्सेस जनरेट होती है, राइट, इंटीरियर इनसाइड ऑफ द अर्थ से। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस जनरेट होती है बिकॉज ऑफ हीट। जो अर्थ के इंटीरियर में हीट है, तो बेसिकली उस हीट के सोर्सेस क्या क्या है, एक तो प्राइमोर्डियल हीट है। प्राइमोर्डियल हीट के जब उस नेबुला से जब अर्थ का कोर बना एंड साथ साथ गैसेस कंडेंस होना स्टार्ट हुए, तो कुछ हीट अर्थ के इंटीरियर में ट्रैप होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल हीट। तो ये कुछ हीट इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है। देन कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। बेसिकली कुछ न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, नॉट एग्जैक्टली न्यूक्लियर रिएक्शंस, आई वुड से कुछ एलिमेंट्स है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम वगैरह, एंड दे आर अंडरगोइंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स, वो बेसिकली डिके होते हैं विद टाइम, खराब होते रहते हैं। तो जैसे वो डिके होते हैं तो दे रिलीज सम हीट, तो उस डिकेइंग प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस। तो वो हीट रिलीज करते हैं, तो इसकी वजह से कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हीट प्रेजेंट है। एंड थर्ड सोर्स इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी की वजह से। तो बेसिकली क्या होता है, जब अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ कुछ टाइड्स बनते हैं, बस ऐसे मान लो। हाँ जी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यस, इट इज, दिस इज व्हाट रेडियो एक्टिविटीज, सही कहा आपने। ओके, देन हाँ, देन वी हैव कुछ टाइड्स होती हैं। टाइड्स इज बेसिकली जो ओशंस में जो वाटर होते हैं, वाटर दे राइज एंड फॉल। बेसिकली टाइड्स आर व्हाट राइज और फॉल ऑफ वाटर, उसको हम टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो जब ये वाटर जब ऊपर राइज कर रहे हैं, तो नाउ व्हाट हैपेंस, जब ऊपर राइज कर रहे हैं और हमें पता है अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ का सरफेस तो रोटेट कर रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होती है वाटर और अर्थ के रोटेशन, अर्थ के सरफेस पे। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टाइडल एनर्जी। और वो बेसिक नॉट एनर्जी, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हीट अप कर देती है। ओके, बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। देखो, कुछ सरफेस है, सरफेस मूव कर रहा है और पानी भी मूव कर रहा है। ओके, ऐसे मान लो, एक्चुअल नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था, पानी है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो पानी भी उसके साथ आगे मूव करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। पर टाइडल एनर्जी में क्या हो रहा है, जो ये वाटर है, ये वाटर स्टिल हो गया, ऐसी एक पोजिशन में फिक्स हो गया, पर अर्थ मूव कर रहा है अभी भी। तो ऑब्वियसली कुछ एक लोकेशन, कोई चीज फिक्स होगी और उसके नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगी, रेजिस्टेंस होगी, फ्रिक्शन होगी, राइट। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट बेसिकली इस सरफेस को हीट अप करती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। तो कुछ, तो सो वी हैव some tidal heat also interior of the earth में. So these are three sources basically: tidal friction, primordial heat and radioactive decay. Clear? Any doubt regarding this? बड़ा, and यही जो heat है, these are responsible for the generation of endogenetic forces, जो हम पढ़ेंगे आगे, endogenetic forces. Okay, any doubt regarding this? Clear? Okay, seismic waves मैंने आपको बता दिया है, then ये भी बता दिया। इसमें ना करेक्ट कर लेना, इस डायग्राम में ना
ये 142 लिखा है, इसको 145 कर लेना। ये पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम था, उनमें 142 लिखा है, पर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 145 मेंशन है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। और 105 है, उसको भी एडिट कर लेना। नई वाली एनसीईआरटी में 105 एंड 145 मेंशन है, तो ये एडिट कर लेना 103 को भी। ओके, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर स्टिल क्या कहते हैं, मैंने इधर तो एडिट कर दिया था 145, ये रह गया था, इसको 105 कर लेना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन्ड है, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो इट्स बेटर कि हम एक ही फिगर फॉलो करें जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 145, ओके, एंड 105। ओके, सो नाउ अब हम नाउ विल स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली अर्थ है, तो अर्थ का हमने क्या किया, एक स्लाइस कट कर लिया, तो उस स्लाइस को हम देख रहे हैं कैसा दिखता है। ओके, सो दिस इज कोर, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। ओके, तो बेसिकली हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? ये मेंटल, ये कोर, तो ये आउटर कोर, ये इनर कोर, एंड दिस इज क्रस्ट। ओके, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्रस्ट पे, सरफेस पे, राइट, क्लियर। तो ओके, सो तीस, और हमें पता है प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। दिस इज, इसी को ही हम एक अलग वे से भी क्लासिफाई करते हैं, क्रस्ट प्लस कुछ अपर पार्ट ऑफ मेंटल, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ये अलग वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। देन उसी के नीचे एक छोटा सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। देन फिर लोअर मेंटल वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर, और फिर ये कोर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेरिस्फीयर या ब्रायोस्फीयर, ब्रायोस्फीयर, इसको ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल, बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से लेके ये अप टू 200 किलोमीटर। सो लिथोस्फीयर इज बेसिकली क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। देन वी हैव स्टेनोस्फीयर, इसकी थिकनेस अराउंड होगी अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की थिकनेस है। ओके, देन उसके बाद अप टू 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, ये लोअर मेंटल, ये बेसिकली होता है मेसोस्फीयर। एंड देन फिर बियॉन्ड 2900 किलोमीटर वी हैव ब्रायोस्फीयर, और ये वाली जो होती है ये होती है 1500 किलोमीटर अप्रॉक्स, और ये सेंटर आ गया 6400 किलोमीटर। फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, फिगर बस ये याद रखो कि बस एक ये याद रखना होता है, लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ओके, एंड इसकी थिकनेस 0 to 200 किलोमीटर है, क्लियर। देन वो और क्या आपको पता चाहिए, बताना चाहिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो ये लाइन से जो सेपरेट कर रही है, ओके, इनको बेसिकली हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज, कॉन्टिन्यूटीज का मतलब होता है बेसिकली देयर इज अब्रप्ट चेंज इन डेंसिटी, मतलब ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एकदम से डेंसिटी चेंज हो, अगर सपोज यहाँ पे क्रस्ट की डेंसिटी अगर 3 थी, एकदम से यहाँ पे इस पॉइंट पे 50 हो जाएगी, तो एकदम से अब अब्रप्टली चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 50 था या 150 था, तो इस पॉइंट पे एकदम से 300 हो जाएगी, तो एकदम से अब्रप्ट चेंज ऑफ डेंसिटी है, उनको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो ऐसी कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, आपको
पता होना चाहिए। इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मैंटल, अपर मैंटल, देन वी हैव क्रस्ट। क्रस्ट में भी क्या है, अब हमें पता है क्रस्ट अगर हम खड़े हैं अभी सरफेस पे तो हमें क्रस्ट कैसा दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पे ओशंस, राइट। सो व्हाट वी आर हैविंग, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो बेसिकली इनके नाम है, प्री में पूछेगी यूपीएससी, अगर पूछेगी, यस इट इज ओनली रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेंसिटी ओनली। ओके, एब्रप्ट चेंज इन डेंसिटी। ओके, तो बेसिकली जो ये क्रस्ट, विद इन क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को डिवाइड करिए डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका नाम है कॉनरैड, कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी। प्री में पूछिए यूपीएससी, नॉट इन मेंस, तो ये प्री के लिए रटा है। और फिर ये क्रस्ट और अपर मेंटल की जो डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट करिए, इसको हम बोलते हैं मोहो, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। देन अपर मेंटल लोअर मेंटल को जो सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलते हैं बर्च। और जो लोअर मेंटल आउटर कोर को सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलते हैं गुटनबर्ग। और जो आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलते हैं लेमैन। बेसिकली उन सबके नाम पे जिन्होंने ये डिसकॉन्टिन्यूटीज डिस्कवर की थी। तो कॉनरेड ने डिस्कवर की थी पहले, फिर मोहो ने, बर्च, जी एल। तो इसको ऐसे कुछ याद कर लो, सी एम बी जी एल, ऐसे याद रहेगा ना, सी कॉनरेड, मोहो, बर्च, गुटनबर्ग, लेमैन, सी एम बी जी एल। क्लियर। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज होगी, ये हमें पता होना चाहिए। देन हमें बाकी, और हाँ इसका हमने ये क्या देख लिया, हमने मैकेनिकल कंपोजिशन देख लिया। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्या मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ब्रायोस्फीयर। अगर हम केमिकल वाइज देखें, केमिकल वाइज मीन्स जो नेचर ऑफ रॉक्स है उसके हिसाब से देखें, तो वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल, क्रस्ट, क्रस्ट में भी क्या था, ओशन, कॉन्टिनेंट। तो जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है, उसकी थिकनेस इज अराउंड 70 किलोमीटर तक हमें मिलती है, 30 to 70 किलोमीटर। जो ओशन वाली क्रस्ट है, इसकी थिकनेस वेरीज अराउंड 5 किलोमीटर। और जो ओशियानिक क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सीमा टाइप ऑफ रॉक्स। सीमा मीन्स, ऐसे ही मीन्स सिलिका, एम मीन्स मैग्नीशियम। तो वो रॉक्स जिनमें सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो सीमा सीमा रॉक्स बोलते हैं उन्हें, या फिर मैफिक रॉक्स। ओके, ये बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है बसाल्ट। तो कॉन्टिनेंट्स जो बने हुए हैं वो बसाल्टिक रॉक से बने हुए हैं। ओके, पर इन केस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स वो बेसिकली होते हैं सियाल टाइप ऑफ रॉक्स, SiAl। सियाल, Si मीन्स सिलिका, Al मीन्स एलुमिना। तो इनमें कंपोजिशन किसकी मैक्सिमम ज़्यादा है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। सो वी हैव सियाल रॉक्स, सिलिका एंड दीज आर एल्यूमिनियम। ओके, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, फेल्सिक रॉक्स भी बोलते हैं। फेल्सिक मीन्स SiC मीन्स सिलिका, फेल मीन्स फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार भी बेसिकली सिलिका का एक फॉर्म होता है। तो फेल्डस्पार या क्वार्ट्ज की कंटेंट ज़्यादा है इनमें। तो इसका एग्जांपल है कौन सा, एक रॉक का, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने सुना होगा, आपने जैसे घरों पे भी लगाते हैं ग्रेनाइट। तो आर कॉन्टिनेंट्स इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक्स, और यू कैन से सियालिक रॉक्स। पर जो ओशन है वो सीमा रॉक से बने हुए हैं। ओके, सिमिलरली
मैग्मा इज ऑल्सो मेड ऑफ सीमा टाइप ऑफ रॉक्स, पर जो रॉक्स है वो हायर डेंसिटी वाले हैं, और उनको हम बेसिकली क्या बोल, तो इसमें एग्जांपल है सीमा रॉक्स का, इसका एग्जांपल है पेरिडोटाइट, रॉक्स, बेसिकली दे आर रिच इन आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम एंड आयरन इनमें रिच है। देन आउटर कोर, देन कोर इज मेड अप ऑफ नीफे रॉक्स, नीफे मीन्स Ni मीन्स निकल, Fe मीन्स आयरन, तो दे आर रिच इन दिस काइंड ऑफ रॉक्स। तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, लिक्विड नीफे, और इनर कोर है सॉलिड नीफे। तो जो अर्थ एक्चुअली, अर्थ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सिबिट करता है वो बेसिकली किसकी वजह से, इन नीफे रॉक्स की वजह से है, जो कोर में प्रेजेंट है। जो मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो बेसिकली किसकी हेल्प से बन रही है, बिकॉज नीफे रॉक्स प्रेजेंट है कोर में, सो बिकॉज ऑफ दिस इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ की किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ नीफे रॉक्स। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? बेसिकली रट्टे मारने वाला काम है। बेसिकली इसमें क्या है, रट्टे मारने वाला ही काम है, और कुछ नहीं है इसमें। आप लोगों को बस क्या करना है, इसको रट्टे मारने हैं। ये सब प्री का कंटेंट है, मेंस में नहीं पूछेगी यूपीएससी, मतलब आया नहीं आज तक क्वेश्चन मेंस में, प्री में आया, तो बस रट्टे मारने हैं। ओके, इसमें और कुछ नहीं है। तो बेसिकली कैसे रट्टे मारने हैं इसमें, ये नीफे रॉक्स, ये सीमा जो क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है सियाल, ये सीमा, देन नाम आपको पता चल गया, लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, देन वी हैव asthenosphere, then we have mesosphere and bryosphere, बेरीस्फीयर बोलते हैं, सॉरी बेरीस्फीयर बोलते हैं, BARY। ये हो गया। एंड देन इनकी कॉन्टिन्यूटीज याद करनी है। कॉन्टिन्यूस के में क्या किया था, CMBGL, तो ये वाली कॉनरैड, मोहो, देन आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में थी बी वाली बर्च, फिर ये गुटनबर्ग इन आउटर कोर और इनर मेंटल में, और इनर कोर आउटर मेंटल में ये कौन सी थी, लेमैन। तो ये याद करने, कंपोजिशन, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और डिसकंटिन्यूटीज, बस यही पता होना चाहिए आपको, इसमें और कुछ नहीं है। देन इसमें एक और फैक्ट आपको पता चाहिए, रट्टा मारना है। कुछ मिनरल्स हैं, अगर हम सिर्फ क्रस्ट को उठा रहे हैं, सिर्फ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट को, तो उसमें मिनरल की कंपोजिशन कैसी है, मैक्सिमम आपको मिलेगा ऑक्सीजन अराउंड 47%, फिर आपको सिलिका मिलेगा 28%, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। ओके, पर अगर हम पूरे अर्थ को उठा रहे हैं, तो मतलब अर्थ मतलब हम क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों को मिला के फिर हम देखिए कौन कौन से मिनरल्स की कंपोजिशन कितनी है, तो हमें मैक्सिमम मिलता है आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रस्ट में मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। पर अगर हम पूरे अर्थ को उठा रहे हैं तो मैक्सिमम हमें किसका कंटेंट मिल रहा है, आयरन का। ओके, तो इसको कैसे याद करना है, OSA इस फॉर्म में, बिकॉज यूपीएससी प्री में पूछ सकते हैं कि अरेंज देम इन दी क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन। तो मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम। ये क्या ओनली इन केस ऑफ क्रस्ट। अगर पूरे अर्थ को उठा के देख रहे हैं हम मिनरल की कंपोजिशन, तो मैक्सिमम हमें आयरन मिलता है, फिर ऑक्सीजन, सिलिका। क्लियर? ये फैक्ट याद करना है। ये यहाँ पे डायग्राम है, ये क्या है, सिर्फ अर्थ क्रस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। पर अगर हम पूरे
अर्थ को उठा रहे हैं, तो अर्थ के केस में सबसे मैक्सिमम आयरन, फिर ऑक्सीजन, ये आयरन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, बस ऐसे पहले 3-4 याद करने हैं बस। ओके क्लियर, ये है। बाकी हाँ, एक स्टेनोस्फीयर रहेगा। देन वी हैव स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर बेसिकली क्या है? सपोज लिथोस्फीयर है, ये सॉलिड है। देन स्टेनोस्फीयर, देन वी हैव मेंटल, एंड देन कोर। तो जो स्टेनोस्फीयर वाला पार्ट है, बेसिकली स्टेनोस्फीयर में यही बेसिकली सेमी सॉलिड स्टेट में है। सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों है? एक्चुअल में है ये सॉलिड स्टेट ही, पर इस एरिया में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो सॉलिड स्टेट है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सेमी सॉलिड स्टेट या फिर हम इसको प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्लेट्स। प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या फिर हम जैसे वोल्केनो पढ़ेंगे। तो वोल्केनो को जब हम पढ़ेंगे, मैग्मा जो है, तो वोल्केनो का मैग्मा का सोर्स क्या है? स्टेनोस्फीयर है। तो स्टेनोस्फीयर से, क्योंकि सेमी सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ से मैग्मा राइज करता है। सेमी सॉलिड मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में, राइट। तो स्टेनोस्फीयर की ये सिग्निफिकेंस है। और प्लेट के केस में कैसे सिग्निफिकेंस है? जो लिथोस्फीयर है, ये एक्चुअली डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड होती है कुछ पार्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। तो ये प्लेट्स मूव करती है, तो ये किसके ऊपर मूव कर रही है? स्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है, स्लाइड कर रही है। तो इतना ही आपको बस पता होना चाहिए स्टेनोस्फीयर का। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पीड, अब देखो, अगर हमें जहाँ तक याद है, कोर, मेंटल, स्टेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो हमें पता है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, राइट। तो जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो सरफेस से अगर पी वेव हम छोड़ रहे हैं, तो पी वेव क्या है? स्पीड इंक्रीज होगी। लिथोस्फीयर के केस में भी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज सॉलिड स्टेट में सारा। और जैसे हम नीचे मूव करें, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। पर स्टेनोस्फीयर में क्या है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? यहाँ पे थोड़ी सी जो पी और एस वेव है, थोड़ी स्पीड कम होती है। एंड देन फिर जब मेंटल में, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है लिथोस्फीयर में, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। पर जब फिर से मेंटल में राइज करेगा, जब मूव करेगा, तो इट विल अगेन स्पीड बहुत इंक्रीज होगी। क्लियर, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर स्टेनोस्फीयर का? एनी डाउट रिगार्डिंग स्टेनोस्फीयर? क्लियर। तो बेसिकली यही था, बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में यही है। हमने क्या पढ़ा? व्हाई वी आर स्टडीइंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन सोर्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट में हमने साइज्मिक वेव थोड़ा डिटेल में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखी। तो ये सारा बेसिकली क्या आपका प्री का पार्ट है।